तो हम लोगों ने अभी तक डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़ देखे काफ़ी सारे, है ना। और उसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि ये जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तीनों प्रॉपर्टी मिला के हम लोग बाकी जितने भी प्रॉपर्टीज़ थे वो सारे को हम लोग डिराइव कर सकते थे या फिर समझ सकते थे। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या लेंगे कि ये तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे कि इवेल्युएट कैसे करते हैं। मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी दे दिया या फिर 3/3 डिटर्मिनेंट दे दिया तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब जो भी नंबर वो रिप्रेजेंट करता है वो नंबर ढूंढते कैसे। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जहाँ पर भी पढ़ा होगा ये सब सारा चीज़, ठीक है, तो आप लोगों को सीधा फॉर्मूला बताया गया होगा, ठीक है, कि ये फार्मूला होता है और इसको अप्लाई करो और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वो फार्मूला जो होता है या फिर जैसे इवेल्युएट करते हैं उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे ये तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करके। ठीक है। तो डेरिवेशन समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब फिर बस फार्मूला से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि समझने का पूरा कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि अगर वो समझ जाओगे तब फिर मैथ्स में मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, और जब एक बार मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा तब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। तो ध्यान दो, और फिर साथ में पेन और पेपर। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जनरली मतलब ये सारी का पीडीएफ नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि स्टूडेंट अगर खुद से नोट्स बनाता है तो वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसलिए जब भी हम लोग वीडियो से जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करो, खुद से नोट्स बनाओ और फिर सोचो स्टेप्स के बारे में, जहाँ पर समझ में नहीं आया, जहाँ पर फिर से देखना है फिर से देखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे थे जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है। अब ये तीनों प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लो हम लोग स्टार्ट करते हैं 2/2 सिंपल। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट है मेरा ये ABCD। ठीक है। तो अब इसका अगर डिटर्मिनेंट मेरे को निकालना है तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, और डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद आई थिंक जीरो जो है वो आपका फेवरेट नंबर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा तब फिर उसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो जैसे मान लो कि एक कोई कॉलम जो है वो पूरा ज़ीरो हो गया तो वो डिटरमिनेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, है ना। या फिर डायगनल्स में जो है बस एलिमेंट है और फिर ऊपर नीचे सब ज़ीरो हो गया। ठीक है, तब फिर उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, डायगनल्स में जो भी एलिमेंट्स है उसके प्रोडक्ट, है ना, हम लोगों ने वो देखा था। तो हम लोगों का यहाँ पर एम क्या होगा कि या तो हम लोग एक डायगनल में डिटरमिनेंट बना लें, है ना, डायगनल मैट्रिक्स, या फिर जो भी डायगनल डिटर्मिनेंट कहना चाहो तो डायगनल डिटर्मिनेंट, या फिर हम लोग एक जो है पूरा कॉलम जो है उसको ज़ीरो कर दें। ठीक है, तो उससे जो हम लोग का बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें हम लोग को अगर ज़ीरो वगैरह लाना है तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉपर्टी था हम लोगों का, ठीक है, कि A+A' B+B' मतलब एक रो में यहाँ पर समेशन है ना, और फिर दूसरा रो यहाँ पर CD है। तो दूसरे रो को सेम रखते हुए, ठीक है, CD को सेम रख रहे हैं, CD को सेम रख रहे हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कि A और B को एक साथ लिख दिया, AB, और फिर एक बार A' और B' को लिख दिया, है ना। अगर दोनों रो सेम है तो फिर हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक रो दोनों में सेम है। तो इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर ब्रेक करना है तो मैं क्या सोचूंगा कि ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, A+0 लिखा हुआ है ना, ऐसे दिमाग में सोच सकते हैं। और B लिखा हुआ है मतलब 0+B लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करेंगे कि एक बार हम लोग यहाँ से A ले लेंगे और फिर एक बार ज़ीरो यहाँ से, है ना, तो A और ज़ीरो ले लिया और फिर यहाँ पर CD को रहने दिया, और फिर यहाँ पर CD, और फिर एक बार इधर से ज़ीरो ले लिया और फिर इधर से B ले लिया, है ना। ये समझ सकते हो कि ये दोनों सेम चीज़ है, क्यों, क्योंकि CD सेम है तो हम लोग यहाँ पर CD लिख देंगे, फिर A+0 आपका A आ जाएगा और 0+B आपका B आ जाएगा। तो सेम चीज़ को हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये लिखने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब ऊपर वाला जो ये रो है उसको सेम रखो, और फिर ये जो नीचे वाला है इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम मतलब A0, है ना, यहाँ पर भी A0, तो यहाँ पर C+0 है, 0+D है। ठीक है, तो एक बार C और ज़ीरो ले लिया, C और ज़ीरो, और फिर एक बार ज़ीरो और D ले लिया, है ना। तो ये वाला जो मैट्रिक्स था इसको हम लोगों ने यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ये देख सकते हो कि इसको फिर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, A0 तो सेम ही रहेगा, C+0 C आ जाएगा, 0+D D आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझ के इसको पढ़ो। अब इसके बाद फिर ये क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट है इसको फिर से ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ज़ीरो बी को कांस्टेंट रखेंगे, है ना, सेम रखेंगे, और फिर C+0 है, 0+D है, तो एक बार C और ज़ीरो ले लेंगे, है ना, और फिर एक बार ज़ीरो और D ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जो है मैंने यहाँ पर फिर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पर मज़ेदार चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये वाला जो डिटर्मिनेंट है,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉलम पूरा ज़ीरो हो गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा ज़ीरो हो गया, है ना, क्योंकि एक पूरा कॉलम ज़ीरो है मतलब वो डिटरमिनेंट ज़ीरो है। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो था इसका भी पूरा ज़ीरो हो गया, है ना, एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो गया, तो ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है। अब बच गया एक ये बच गया जिसका कि डायगोनल में जो है ए और यहाँ पर डी है ना, और फिर बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो इसका हम लोगों ने देखा था कि बस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, है ना। और दूसरा मेरा क्या बच गया कि ज़ीरो सी और फिर यहाँ पर बी ज़ीरो। ठीक है। तो अगर मेरे को डायगोनल सेम करना है, मेरे को बस डायगोनल नॉन जीरो करना है, तब मैं क्या करूँगा कि मैं ये दोनों कॉलम को एक्सचेंज कर दूंगा, है ना, कि बी ज़ीरो को यहाँ पर ले आया, ज़ीरो सी को यहाँ पर ले आया। और जब एक बार ऐसे चेंज करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है ना। तो यहाँ पर प्लस है तो फिर वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो बी ज़ीरो यहाँ पर आ गया, ज़ीरो सी यहाँ पर आ गया। अब ये क्या हो गया, ये फिर से एक क्या आ गया, डायगोनल आ गया, है ना, बाकी सारे ज़ीरो, तो इसका क्या हो जाएगा बी सी, है ना। तो इसका ए डी और फिर इसका बी सी, तो ये क्या हो गया ए डी माइनस बी सी। ठीक है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हो गया कि अगर ए बी सी डी है तो ए डी माइनस बी सी। ठीक है। तो ये 2/2 के लिए हो गया। अब ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच हम लोग सेम जो अप्रोच है इसको हम लोग 3/3 के लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो 3/3 में क्या होगा कि मान लो मेरे पास यहाँ पर ये 3 रोज है ना। तो A11 मतलब क्या कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, है ना, A11, फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है। फिर A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है। वैसे A22 A23 A31 A32 A33। तो अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है, इसका मेरे को फॉर्मूला चाहिए, तब फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं फिर से ब्रेक करूँगा ऐसे ही। ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 रोज हैं हमारे पास, तो पहली बार में जो है हम लोग पहला रो को ब्रेक करेंगे। ठीक है। पहला रो को कैसे ब्रेक करेंगे कि ये जो बाकी दोनों रोज हैं उसको सेम रहने दो, है ना। तो A21 A22 A23 ये सेम है, यहाँ पर भी ये सेम है। ठीक है। A31 A32 A33 यहाँ पर भी ये सेम है, तो ये दोनों रोज जो हैं ये सेम है। ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग अब कैसे सोच सकते हो कि A11 प्लस ज़ीरो है ना, फिर ज़ीरो प्लस A12 है, ज़ीरो प्लस A13 है, तो एक बार हम लोग क्या ले सकते हैं कि A11 ले लिया, बाकी ये दोनों से ज़ीरो ले लिया। ठीक है। फिर क्या किया कि पहला से ज़ीरो ले लिया, यहाँ से A12 ले लिया, यहाँ से ज़ीरो ले लिया। ठीक है। फिर ये दोनों से ज़ीरो ले लिया और फिर यहाँ पर A13 ले लिया। ठीक है। तो ये चीज़ जो लिखा है ये सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये तीनों को ऐड कर सकते हैं, है ना। पहले ये दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों रोज सेम है, तो यहाँ पर A11 फिर ये A12 आ जाएगा, फिर इसके साथ ऐड कर दिया तो ये सेम चीज़ आ जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि पहला रो के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, है ना। तो अब सिमिलरली ये वाला जो आया है, ठीक है, फिर इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। सबको इंडिविजुअल, तो वही देखते हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या किया कि ये जो स्टार्टिंग का हम लोगों का 3/3 था, तो इसको हम लोगों ने 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर दिया, है ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो है हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम लोग अब ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, अब ये जो दूसरा वाला जो हमारे पास रो है उसको ब्रेक करेंगे। ठीक है। तो दूसरा वाला रो को ब्रेक करना है मतलब क्या कि पहला और तीसरा को सेम रखना है। ठीक है। तो A1100, ठीक है, फिर A1100 A1100 और फिर नीचे में ये A31 A32 A33 ये सेम रखा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ से एक बार A21 ले लिया, फिर दोनों से ज़ीरो ले लिया, है ना, A21 ले लिया, ज़ीरो ज़ीरो ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ से ज़ीरो ले लिया, फिर ये मतलब यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो और फिर A22 ले लिया। ठीक है। फिर ये दोनों से ज़ीरो ले लिया और फिर यहाँ पर A23। ठीक है। अब जिनको भी लग रहा होगा कि हम लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, तो अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो लास्ट में फॉर्मूला से भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि समझने का कोशिश करो। ठीक है। तो अब इसको जो है हम लोगों ने 3 पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो पहला वाला पार्ट आया है इसको फिर से मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है। ये जो तीसरा रो है उसके रिस्पेक्ट में, तो ये पहला दोनों को यहाँ पर सेम रखा, A1100 है ना, ये सबको सेम रखा, और फिर एक बार A31 ले लिया, 00 ले लिया, फिर एक बार A32 ले लिया, बाकी सारे में 0 ले लिया, फिर एक बार A33 ले लिया, बाकी सारे में 00 ले लिया। ठीक है। फिर सिमिलरली ये वाला जो दूसरा वाला है इसको हम लोग 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, कि ये पहला रो को सेम रखो, दूसरा रो को सेम रखो, और फिर एक बार A31 ले लो, फिर बाकी को 0 ले लो, फिर एक बार A32 ले लो, बाकी को 0 ले लो, एक बार A33 ले लो, बाकी को 0 ले लो। फिर सिमिलरली ये जो तीसरा वाला है इसको हम लोग 3 पार्ट में जो है यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना डिटर्मिनेंट आ गया, 3, 6, 9, है ना। फिर सिमिलरली अगर ये वाला जो है यहाँ पर इसको ब्रेक करोगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो और 9 आ जाएगा, टोटल 27, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ये जो पहला वाला डिटर्मिनेंट है तो इसका क्या हो गया, ये दोनों कॉलम्स ज़ीरो, तो इसका मतलब ये जो है ये पूरा ज़ीरो हो गया, है ना। फिर यहाँ पर ये पूरा ज़ीरो आ गया तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पूरा ज़ीरो आ गया तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ये पूरा ज़ीरो आ गया एक कॉलम, तो ये पूरा क्या हो गया, ज़ीरो आ गया। यहाँ पर भी एक पूरा कॉलम ज़ीरो आ गया तो ये ज़ीरो आ गया। फिर उसके बाद ये वाला जो बचा है इसमें मेरे पास क्या आ गया कि ये जो डायगनल है, ये डायगनल वाला जो है बस मेरा नॉन ज़ीरो है ना, और बाकी सारे ज़ीरो हो गए। तो इसका क्या हो जाएगा कि A11 A22 A33, है ना। तो इसका जो है A11 A22 A33 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसको जो ब्रेक किया था तो ये पूरा ज़ीरो आ गया तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर ज़ीरो आ गया तो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ इस रो में एक एलिमेंट है A11, यहाँ पर A23 है, यहाँ पर A32 है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जो तीसरा वाला कॉलम है और फिर दूसरा वाले को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि A23 बीच में आ जाएगा और A32 यहाँ पर चला जाएगा। तो एक्सचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और फिर ये तीनों का प्रोडक्ट, है ना। तो A11 A23 A32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस A11 A23 A32, ठीक है। तो ये जो पहला वाला जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था तो उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ A11 A22 A33 फिर माइनस A11 A23 A32, ठीक है। तो अब सिमिलरली ये सेम चीज़ जो हम लोगों ने इसके लिए किया है तो एज अ प्रैक्टिस आप लोग ये दोनों के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से भी दो दो टर्म्स बच जाएंगे। और ख़ास बात अगर देखोगे तो टर्म्स कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास, वो ये बच रहे हैं कि पहला रो में हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया A11, फिर दूसरा रो में यहाँ पर A22, फिर तीसरा रो में A33, और ये तीनों जो है अलग अलग कॉलम में, ठीक है। फिर यहाँ पर भी A11 यहाँ पर था, फिर A23, फिर A32, ठीक है। तो ये वाला जो इससे जो भी एलिमेंट बचेगा तो वो कौन सा बचेगा कि हम लोग A11 ले रहे हैं और फिर दूसरा जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं रो में, ठीक है, तो वो हम लोग पहला कॉलम से नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने A11 ले लिया, तब फिर हम लोग A22 लेंगे एक बार, ठीक है। फिर हम लोग सेम कॉलम में दूसरा एलिमेंट नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर तीसरा कॉलम बचा तो हम लोग इसको लेंगे A11 A22 A33, है ना। फिर एक बार A11 ले लिया, फिर हम लोग A23 ले सकते हैं और फिर A32 बच जाएगा तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी बचेंगे वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। तो बस ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये वाला जो है तो इसमें या तो इतना पूरा लिख के आप लोग करो, है ना, जो भी ज़ीरो आ जाएगा, या फिर हम लोग क्या सोच सकते हैं लास्ट में कौन सा बचेगा कि एक तो ये वाला बचेगा, मतलब कि A12 तो यहीं पे रहेगा, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में एक एलिमेंट आ गया, मतलब कि हम लोग यहाँ पर ये पहला वाला ले सकते हैं, है ना। तो A12 A21 फिर A33, ठीक है, एक बार वो बचेगा, फिर एक बार A12 फिर A23 फिर A31, एक बार वो बचेगा, ठीक है। वो दोनों बचेगा, बाकी सारे अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सब समझ में नहीं आ रहा आपको तो एक बार पूरा ये सब लिख के करो अगर टाइम है तो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा कि A13 आ गया, फिर दूसरे रो से एक बार A21 लेंगे तो फिर A32 लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर A13 तो A22 लिया तब फिर A31 लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं कि लास्ट में वही बचेगा जिसमें कि हर कॉलम में बस एक एलिमेंट है ना। जहाँ पर भी दो आ गया फिर बाकी सारे में ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको करके देखो। तो ये सारा चीज़ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो होगा क्या कि ये वाला जो था हमारे पास तो यहाँ से ये दोनों बच जाएंगे डिटरमिनेंट हमारे पास, ठीक है। और फिर ये वाला जो दूसरा बचा है, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बोला कि ये वाला तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया है ना कि ज़ीरो A12 ज़ीरो। अब हम लोग दूसरे वाले जो रो है तो उससे हम लोग या तो पहला कॉलम में एलिमेंट चूज़ करेंगे या तो दूसरा में, ठीक है। तो एक बार पहले वाले में चूज़ कर लिया तो A21 आ गया, तब फिर तीसरे वाले में अब ये कॉलम में आ गया एलिमेंट, ये कॉलम में आ गया, तब फिर तीसरा वाला बचा तो तीसरा वाला यहाँ पर ले लिया A33, ठीक है। फिर उसके बाद A12 के बाद हम लोगों ने क्या किया कि इस बार पहला को छोड़ के हम लोगों ने तीसरा वाले में ले लिया, है ना। तो A23 ले लिया, तब फिर हम लोग को A31 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये बाकी सारे जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। नॉन ज़ीरो जो है ये बचेंगे,
ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑप्शनल वीडियो की तरह इसको सोच सकते हो। अगर समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला लास्ट में हम लोग डिराइव कर लेंगे, तो वो फॉर्मूला याद करके भी काम चल जाएगा। अब ये वाला जो था, तो ये फिर ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, है ना। कैसे कि 0 0 A 1 3 है, तो हम लोग या तो पहला कॉलम या तो दूसरा से हम लोग ले सकते हैं। तो एक बार ये दूसरे वाले को लिख लिया A22, तब फिर A31 लिखना पड़ा, फिर उसके बाद एक बार ये पहला वाले को ले लिया, तब फिर यहाँ पर A32 लिखना पड़ा। ठीक है, तो अब बस ये वाले जो हैं ये नॉन जीरो बचेंगे। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कैसे करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स बना दो और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सबको, है ना। तो A11 A22 A33, तो इसका तो सीधा प्रोडक्ट आ गया। अब ये सब में ध्यान का देना पड़ेगा कि एलिमेंट्स का तो प्रोडक्ट यही आएगा, लेकिन प्लस या माइनस का ध्यान देना पड़ेगा। प्लस माइनस कैसे होगा कि डायगोनल कैसे बनेगा कि मेरे को इसको और इसको एक बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, है ना। तो A23 बीच में आ जाएगा, A32 इधर चला जाएगा, तब ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस A11 टाइम्स A23 टाइम्स A32। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अब इसको अगर मेरे को डायगोनल बनाना है तब मैं क्या करूँगा, ये दोनों को एक बार एक्सचेंज करना पड़ेगा, तब डायगोनल बन जाएगा। तब फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और फिर A12 A21 A33। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसको मेरे को डायगोनल बनाना है तब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक बार ये दोनों को एक्सचेंज किया, ठीक है, फिर से एक बार यहाँ पर जो बीच में आया उसको और इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को दो बार कॉलम एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो दो बार करेंगे तो फिर से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो A12 A23 A31। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर मेरे को इसको बनाना है डायगोनल तब फिर मैं क्या करूँगा, पहला कॉलम और ये जो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम को जो है इंटरचेंज, तो एक बार इंटरचेंज, तो माइनस ऑफ A13 A22 A31। अभी मैं जो सब बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब समझ में आ रहा है तब फिर मज़ा आएगा। अब यहाँ पर अगर मेरे को डायगोनल बनाना है तब फिर मैं क्या करूँगा कि एक बार इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये जब यहाँ पर आएगा तब फिर इसके साथ मतलब दो एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए। तब फिर उसमें क्या हो जाएगा कि दो बार किए तब फिर प्लस आ जाएगा, तो प्लस A13 A21 A32। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग का अब फॉर्मूला आ गया इसको एवेल्युएट करने का। ठीक है, अब इसको थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न यहाँ पर क्या बनेगा कि अगर मैं A11 लेता हूँ, है ना, तो A11 टाइम्स क्या हो जाएगा A22 टाइम्स A33 माइनस A32, है ना, मतलब यहाँ से A11 को कॉमन ले लो अगर। ठीक है, अगर A11 को कॉमन ले लिया तब फिर क्या बचेगा ये, है ना। तो अब इसका मतलब क्या है, A22 टाइम्स A33 माइनस A32 टाइम्स A23, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि A11 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, है ना। तो A11 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A32 A23 A33। ठीक है, तो एक एलिमेंट ये हो गया। फिर A12 के बारे में अगर सोचोगे, ठीक है, तो A12 अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो A12 अगर मैंने कॉमन लिया तो कौन सा बचेगा, A21 टाइम्स A33 माइनस A31 टाइम्स A23। ठीक है, A21 टाइम A33 माइनस A31 टाइम्स A23, लेकिन उसका माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है। तब फिर इसको लिख के देखो कि A12 कॉमन लो, है ना, तब फिर माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये A12 के लिए आ जाएगा। फिर A13 अगर कॉमन लोगे तो A21 टाइम्स A32 माइनस A22 टाइम्स A31, है ना, A21 टाइम्स A32 A21 टाइम्स A32 माइनस A31 टाइम्स A22। ठीक है, तो ये A13 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि एक टर्म कौन सा आया कि ये A11 है ना, तो ये इसका जो भी कॉलम है इसको हटा दो और इसका जो भी रो है इसको हटा दो, तो ये जो डिटर्मिनेंट बचा वो, है ना, तो A11 टाइम्स दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरे को A22 वाला टर्म लिखना है तब फिर मैं क्या करूँगा कि इसका ये हटा दो, इसका ये हटा दो। अब ये जो डिटर्मिनेंट बचा वो A21 A33, है ना, फिर A31 A23, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस था, यहाँ पर जो है साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर जो है मेरे को A13 वाला चाहिए तब फिर इसका कॉलम सोचो कि हटा दिया, इसका कॉलम हटा दिया, और फिर कौन सा डिटर्मिनेंट बचा, ये A21 टाइम्स A32 माइनस A31 टाइम्स A22, है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको इस टाइप, तो यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो प्लस के बारे में कैसे सोच सकते हो कि 1 + 1 यहाँ पर इवन हो रहा है, तो फिर प्लस आ गया, 1 + 2 यहाँ पर 3 आ गया, तो माइनस साइन के साथ, और 1 + 3 4, तो ये प्लस साइन के साथ। ठीक है, तो अब ये जो आ गया यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसी को एक बार और देखते हैं। ठीक है, तो
जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को कि A11 मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट इवेल्युएट करने का, कि अगर हम लोग पहला रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तब फिर ये क्या होगा कि A11 टाइम्स, है ना, तो इसको हटा दो इसको हटा दो, तब फिर जो भी डिटरमिनेंट बचा वो, ठीक है, फिर A12 टाइम्स, है ना, जो भी डिटरमिनेंट बचा वो लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है, और फिर A13 टाइम्स जो भी डिटरमिनेंट बचा वो, ठीक है, और यहाँ पर प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो ये जो हम लोग जो भी बोल रहे हैं कि A11 का ये हटाया और फिर ये डिटरमिनेंट बच गया, तो इसको जो है हम लोग कोफैक्टर बोलेंगे, ठीक है, कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर किसका है, ये जो पहला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर है ना, तो इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C11, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि A11 ले रहे हैं और फिर इसका जो भी कोफैक्टर है उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं C11, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि A12 ले रहे हैं और फिर इसका जो कोफैक्टर है, ठीक है, तो कोफैक्टर क्या होगा कि इसको हटा के जो भी डिटरमिनेंट बचा वो, ठीक है, और साइन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये सोचो कि ये कौन सा है 1 2 है ना, तो 1 + 2 3 हो गया, तो ये ऑड हो गया, है ना, तब फिर ऑड मतलब माइनस, ठीक है, मतलब -1 टू द पावर i + j सोच सकते हो, ठीक है। तो -1 टू द पावर यहाँ पर ऑड आ गया, i और j मतलब जैसे ये 1 2 है तो i 1 हो गया और j 2 हो गया, तो -1 टू द पावर 1 + 2, है ना, तो -1 टू द पावर 3, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कोफैक्टर का जो साइन है वो यहाँ पर माइनस के साथ रहेगा, ठीक है। और फिर ये जो A13 टाइम्स मेरे को फिर से ये लिखना है, तब फिर वो क्या हो जाएगा ये वाला डिटरमिनेंट, ठीक है, तो ये जो है A13 का कोफैक्टर हो गया, और यहाँ पर 1 + 3 4 है तो प्लस साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। तो यही वाला जो फार्मूला हो गया, इसी को जो हम लोग डिटरमिनेंट का फार्मूला बोलते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि A11 टाइम्स इसका जो भी कोफैक्टर है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस A12 टाइम्स जो भी कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर प्लस A13 टाइम्स जो भी उसका कोफैक्टर है वो, ठीक है, और ये जो साइन है प्लस माइनस ये कोफैक्टर में ही इंटीग्रेटेड है, ठीक है। और अगर ये प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हो, बस ये डिटरमिनेंट के बारे में सोचते हो, तब फिर उसको हम लोग माइनर बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि ये इसका माइनर क्या होगा A11 का, कि इसको हटा दो तब फिर ये माइनर क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, है ना। अब क्योंकि ये इवन था तो माइनर और कोफैक्टर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मेरे को A12 का चाहिए तब फिर मैं इसको हटा दिया, तब फिर जो भी डिटरमिनेंट बचा वो माइनर होगा, ठीक है। और माइनर का अगर मैं साइन के साथ ले लूँ, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव सॉरी ऑड था तो माइनस आ जाएगा, तो साइन के साथ जो है हम लोग अगर डिटरमिनेंट ये वाले को लेते हैं तो वो कोफैक्टर हो जाएगा, और बिना साइन के बस इसको अगर हम लोग सोचेंगे तो ये जो है ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। फिर A13 का ये जो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा तो यही माइनर हो जाएगा उसका, ठीक है। और फिर ये इवन था 1 + 3 तो कोफैक्टर और माइनर जो है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट जो है Cij वो क्या होगा कि -1 टू द पावर i + j टाइम्स माइनर ऑफ ij, ठीक है। तो C11 क्या होगा कि -1 टू द पावर 1 + 1, है ना, तो 2 टू द पावर m11, तो ये क्या हो जाएगा C11 क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा m11 के, ठीक है। C12 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, है ना, तो फिर वो माइनस हो जाएगा, तो -m12, ठीक है। तो ये बस जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको माइनर कहते हैं, और साइन के साथ अगर ले लोगे तो उसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर डिटरमिनेंट लेना है तो वो रो का एलिमेंट लो, है ना, A11, और फिर कोफैक्टर जो है उसका उसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ठीक है। इसी को जो है हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो फार्मूला है ये फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, ठीक है। तो बहुत मतलब बहुत इससे पहले अगर डिटरमिनेंट जहाँ भी पढ़े होगे तो सीधा ये फार्मूला आप लोगों को दे दिया गया होगा, और फिर प्रैक्टिस जितना करोगे तो अपने आप दिमाग में जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको सोचना कैसे कि साइन जो है वो अल्टरनेट होते जाएगा, जैसे 1 + 1 है ना, तो फिर ये प्लस लेगा, है ना, 1 + 2 3 है तो ऑड हो गया तो माइनस लेगा, ये प्लस लेगा, फिर ये 2 + 1 3 है तो ये माइनस लेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर ये माइनस, ठीक है। मतलब ये कोफैक्टर का क्या साइन होगा, ठीक है, वो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद ये मतलब माइनर जो लेंगे तो आगे कोफैक्टर लेते वक्त क्या साइन लगाना, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस प्लस मतलब ऑल्टरनेट होते जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रो के अलॉन्ग हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर,
तो सेम चीज़ अगर मेरे को सेकेंड रो के अलॉन्ग करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रो को एक्सचेंज कर दिया, या फिर उस टाइप से सोच सकते हैं, या फिर कोई भी रो का जो भी एलिमेंट है उसको जो है हम लोग उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो हम लोग को डिटर्मिनेंट दे देगा। ठीक है, तो अगर मेरे को ये डिटर्मिनेंट निकालना था तो हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हम लोगों ने फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड किया है ना, तो A11 टाइम्स फिर जो भी इसका कोफैक्टर बचा वो C11, फिर प्लस A12 टाइम्स उसका कोफैक्टर, प्लस A13 टाइम्स उसका कोफैक्टर, ये डिटर्मिनेंट A आ गया। समेशन में कैसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रो 1 के अलॉन्ग कर रहे हैं तो रो 1 है ना, 1 जो है वो सेम रहेगा, तो A1 C1 और फिर चेंज क्या हो रहा है R है ना, तो R 1 से लेके 3 तक जा रहा है, तो A1R C1R R गोइंग फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, अब सेम चीज़ हम लोग मतलब सेकेंड रो के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, तो A21 टाइम्स C21 प्लस A22 टाइम्स C22 प्लस A23 टाइम्स C23 है ना, ये भी हो जाएगा, ये सेकेंड रो के अलॉन्ग हो गया। फिर ये थर्ड रो के मतलब जिसके अलॉन्ग भी करना है वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, और जो भी हम लोग रो के लिए बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर इसका ट्रांसपोज ले लोगे तब भी वो सेम ही रहेगा डिटर्मिनेंट, तो जो भी रो के लिए हम लोग बोल रहे हैं सेम प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम के लिए भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, कि कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप क्या करो कि आप ये जो पहला रो है उसका एलिमेंट लो, ठीक है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई कर दो कोई भी दूसरा रो के कोफैक्टर्स के साथ। ठीक है, अभी जो मैंने बोला फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि आप कोई भी रो के एलिमेंट्स लो है ना, लेकिन उसका ये जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसके अपने कोफैक्टर्स आप दूसरे रोज के जो कोफैक्टर्स हैं उसके साथ कर दो। मतलब क्या है कि मान लो मैंने A11 लिया और फिर मैंने C21 ले लिया है ना, इसका जो कोफैक्टर है वो ले लिया, ठीक है, प्लस फिर मैंने A12 लिया और फिर मैंने C22 ले लिया, इसका कोफैक्टर ले लिया, प्लस मैंने A13 लिया और फिर मैंने ये जो A23 है इसका कोफैक्टर ले लिया C23। तो अगर ये करते हो तब फिर ये ज़ीरो दे देगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ में और यहाँ में? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे कि सेम एलिमेंट्स के कोफैक्टर हम लोग ले रहे थे, है ना, कि A11 लिया तो C11 ले लिया, A12 लिया तो C12 ले लिया, A13 लिया तो C13 ले लिया, तब फिर वो क्या देगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन अगर मैं ये एलिमेंट्स लेता हूँ और फिर दूसरे रोज़ का कोफैक्टर्स ले लेता हूँ, ठीक है, तब फिर ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो कैसे होगा तो करके देख लो, मैं तो यही बोलूँगा। तो जैसे A11 है तो C21 क्या होगा, तो C21 निकालना है तो ये डिटरमिनेंट है ना, A12 टाइम्स A33 माइनस A32 टाइम्स A13, लेकिन क्योंकि ये 2 1 था तो ऑड है तो माइनस साइन आएगा तो ये माइनस हो गया। ठीक है, प्लस फिर A12 टाइम्स C22, तो अगर मेरे को C22 चाहिए मतलब क्या कि इसको हटा दो तो ये क्या आ जाएगा, A11 टाइम्स A33 माइनस A31 टाइम्स A13 है ना, और फिर ये 2 था तो प्लस ही रहेगा है ना, इवन है। फिर A23 ऑड है तो माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ क्या आएगा, A11 टाइम्स A32 माइनस A31 टाइम्स A12। ठीक है, और फिर ये जो सारे टर्म्स आए हैं, ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, A11 A22 A33 है ना, तो ये माइनस के साथ है, यहाँ पर A11 A12 A33 प्लस के साथ है, तो ये और ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 1 है 1 3 है 3 2 है। ठीक है, तो 1 1 है 1 3 है 3 2 है माइनस साइन के साथ, यहाँ पर प्लस साइन के साथ, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1, यहाँ पर प्लस साइन के साथ, यहाँ पर माइनस साइन के साथ, तो ये और ये कैंसिल होकर ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, कि अपने मतलब कोई भी रो के एलिमेंट्स ले रहे हो और उसके खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिटरमिनेंट आ जाएगा, लेकिन अगर कोई भी दूसरे रो का कोफैक्टर लेके मल्टीप्लाई कर दिए तब फिर वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मैट्रिक्स में काफ़ी यूज आएगा। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, कि इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं A11 A12 A13 और फिर ये सारे, ठीक है, मैंने ऐसे करके लिखा मतलब मैट्रिक्स लिखा। फिर दूसरा मैंने ऐसा मैट्रिक्स लिया कि मैंने क्या किया कि मैंने एलिमेंट्स के जगह पर कोफैक्टर लिया, लेकिन मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया। तो मतलब क्या है कि जैसे C11 है तो मैंने C11 यहाँ पर लिखा है ना, फिर C12 यहाँ पर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, मतलब ट्रांसपोज ले लिया, मतलब जो भी रो था वो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो ये C11 यहाँ पर आ जाएगा, फिर C12 यहाँ पर आ जाएगा, फिर ये C13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये C21 जो है वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स था,
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का मैंने क्या किया कि ये C11 लिखा, C12 लिखा, C13 मतलब कोफैक्टर्स लिखा मैंने एलिमेंट के जगह पर, C21, C22, C23, ठीक है, फिर C31, C32, C33, और फिर ये मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज ले लिया। मतलब क्या है कि रो को मैंने कॉलम बना दिया, ठीक है, तो ये C21, C22, C33, फिर ये C31, C32, C33, ठीक है। तो अब अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आता होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या कि A11 टाइम्स C11 प्लस A12 टाइम्स C12 प्लस A13 टाइम्स C13, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम यहाँ पर हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला लेते हैं वेक्टर, है ना, और फिर ये वाला लेते हैं और ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट मतलब A11 टाइम्स C21 प्लस A12 टाइम्स C22 प्लस A13 टाइम्स C33, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये रो का एलिमेंट ले रहे हैं लेकिन कोफैक्टर्स जो हैं वो हम लोग दूसरे रो का ले रहे हैं, तब फिर ये क्या हो जाएगा, सम, ये ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला रो लिया फिर इसके साथ ले लिया डॉट प्रोडक्ट, है ना, तो वो फिर से दूसरे रो के कोफैक्टर्स के साथ हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो दूसरे रो में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, तो ये रो टाइम्स फिर ये कॉलम करेंगे तो ये दूसरा रो दूसरा कोफैक्टर्स है ना, तो ये फिर से ज़ीरो आ जाएगा। फिर यहाँ बीच में जो है ये वाला और ये वाला मैच कर जाएगा, सेम रो सेम कोफैक्टर, है ना, तब फिर वहाँ यहाँ बीच में डिटरमिनेंट आ जाएगा। फिर ये तीसरे वाले में फिर से ज़ीरो आ जाएगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा सोचो, ठीक है, तब समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीसरा यहाँ पर तो ये A31, A32, A33 जो है दिस मल्टीप्लाइड बाई ये पहला वाला, ठीक है, तो मिसमैच हो गया यहाँ पर, है ना, तो फिर यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। फिर ये दूसरे वाले में भी ज़ीरो आ जाएगा और फिर तीसरा वाले में जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना बाहर। अब मैट्रिक्स अगर डिटरमिनेंट रहता तब तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब बन के निकलता, लेकिन मैट्रिक्स है तब फिर बस डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकलेगा, ठीक है। और फिर बचेगा क्या, 1 1 1, बाकी सारे जीरो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तब इन्वर्स निकालने में बहुत काम आएगा। अब इसको सोच सकते हो कि ये हम लोग मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर इसको जो है बाद में एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इन्वर्स टाइम्स ए आइडेंटिटी हो जाएगा और फिर ए इन्वर्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ दिस, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अभी जो मैंने बोला वो समझ में आया था, कोई बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया तब फिर हम लोग जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग ये चीज़ फिर से देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपने कोफैक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, है ना, डॉट प्रोडक्ट तो यही होता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आ जाएगा लेकिन दूसरे के साथ ले लो तब फिर वो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा इंटेंस लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मतलब मेंस में काम चल जाएगा बस फॉर्मूला सबसे, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा डीप में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि अगर आप लोग आगे जाके एडवांस्ड वगैरह का तैयारी करो तब फिर ये सब में जो है आपको आसान लगे, है ना, कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो। और फिर क्वेश्चंस अभी हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस जो है हम लोग कॉन्सेप्ट करने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक डिटरमिनेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। अब बाकी जितने भी होता है इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने सीखा है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग डिटरमिनेंट्स ऐसे देखेंगे जिसका कि आप आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो डिटरमिनेंट, लेकिन अगर फाइनल रिजल्ट जो है वो आपने याद कर लिया तब फिर एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तब फिर थोड़ा आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। तो इसको देखो, मान लो मेरे पास ये डिटरमिनेंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड, है ना, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो एक बार तो मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक तो इसका तरीका क्या है कि आप सीधा एक्सपेंड कर दो, है ना, रोज़ के अलॉन्ग, लेकिन हमेशा ये यूज़फुल होता है कि जहाँ पर भी आप ज़ीरो बना सको तो पहले ज़ीरो बना लो, ठीक है, कि ये कॉलम को ये कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कॉलम को ये कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जितना ज़ीरो बना सकते हो उतना ज़ीरो बनाओ, फिर उसके बाद इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो। उसमें क्या हो जाएगा कि ज़ीरो टाइम समथिंग, तब फिर कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा।
तो जैसे ही 1 1 1 दिखा तो मैं क्या सोचूंगा कि पहला कॉलम को कांस्टेंट रखो, फिर C2 माइनस C1 कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 है ना, और फिर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर C3 माइनस C1 कर दो, तो 1 - 1 0 z माइनस एक्स और फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर। और ये सब हम लोगों ने देखा है प्रॉपर्टीज़ में कि C2 माइनस C1 है ना, C3 माइनस C1, ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो अब अगर ये हो गया तब फिर अब हम लोग ये फर्स्ट रो के जो है अलोंग इसको एक्सपैंड कर देंगे। तो एक्सपैंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये 1 टाइम्स ये है ना y माइनस एक्स टाइम्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स जेड माइनस एक्स, फिर प्लस 0 टाइम्स जो भी आएगा तो वो 0, प्लस फिर 0 टाइम्स जो भी आएगा 0, तो बाकी दो टर्म्स जो हैं वो 0 0 आ जाएगा, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया। तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स है ना, और इसको कैसे सोच सकते हैं वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, तो वाई माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, और फिर बचेगा क्या यहाँ पर z प्लस एक्स और फिर यहाँ पर y प्लस एक्स, तो वो माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर z माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। फिर मैंने इसको x माइनस वाई लिखने के लिए माइनस कॉमन लिया, ठीक है, और फिर इसको y माइनस जेड लिखने के लिए माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन लेके प्लस हो गया। तो मेरे पास लास्ट में क्या बचा x माइनस वाई टाइम्स वाई माइनस जेड टाइम्स जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है सेम चीज़ के बारे में सोचने का, कि फैक्टर्स के फॉर्म में सोचो। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मैं ये जो भी रिज़ल्ट आया इसके बारे में सोचूं, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से सुनो, ठीक है ये सब। तो अगर x y के इक्वल हो जाता है ना, अगर x y के इक्वल है तब फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ पर था कि अगर x जो है y के इक्वल हो जाता है तो उसका मतलब क्या है कि 1y वाई स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, है ना, तो दो कॉलम सेम हो जाते तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x और y इक्वल होने पे ये 0 हो जा रहा है, मतलब कि x माइनस वाई जो इसका फैक्टर है, समझ में आई बात। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो x अगर 2 हो जाए तब फिर ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 2 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है कि x को y रखने पे जो है ये डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, मतलब x माइनस वाई जो है वो इसका एक फैक्टर है, तो x माइनस वाई एक टर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं y की जगह पर z रख दूँ, है ना, तब फिर क्या हो जाएगा 1z जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो दो कॉलम जो है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर से डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस जेड जो है वो भी इसका एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं क्या बोलूँगा कि मैं z की जगह x रख दूँ, तो 1x एक्स स्क्वायर, तो पहला तीसरा कॉलम सेम हो जाएगा, तो मतलब z माइनस एक्स भी इसका एक फैक्टर होना चाहिए। तो इसके 3 फैक्टर्स तो मेरे को ऐसे ही पता चल गया कि x माइनस वाई एक फैक्टर होना चाहिए, एक y माइनस जेड फैक्टर होना चाहिए, फिर तीसरा z माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से सोचो कि डिग्री क्या होना चाहिए, तो डिग्री तो यहाँ पर 3 है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड का डिग्री क्या है एक्स वाई जेड का, मतलब 1 1 1 है, तो 1 + 1 + 1 3 है ना, तो इसका 3 है। और ये डिटरमिनेंट को अगर मैं एक्सपैंड करता तब फिर क्या आता y टाइम्स जेड स्क्वायर, है ना, y टाइम्स जेड स्क्वायर, तो 2 + 1 3, तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो 3 डिग्री मतलब होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 3 डिग्री आ रहा है, तो इसका आंसर जो है यही होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मैंने बोला तो या तो उसको इसी तरीके से एक्सपैंड करके जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मैंने जो फैक्टर्स वाला बोला वैसे भी समझने का कोशिश करो, ठीक है, तो याद रखने में भी बहुत आसान होगा और लॉजिकली ये सीधा समझ सकते हो, ठीक है। अब सेम मेरे पास ये है, मान लो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो पहले तो मैं ये बोलूँगा वीडियो को पॉज करो, सेम मेथड लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। तो 1 x है ये, है ना, तो पहला कॉलम को सेम रख दिया, फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0, फिर y माइनस एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर 0, फिर z माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अब इसको फिर से यहाँ से एक्सपैंड कर दिया मैंने, ठीक है, तो 1 टाइम्स जो भी बचेगा वो बाकी सारे 0, तो y माइनस एक्स टाइम्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब टाइम्स z माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस एक्स
और फिर इसको एक्सपैंड करोगे तो y माइनस एक्स टाइम्स है ना, फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो y माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, फिर यहाँ से z माइनस एक्स, और यहाँ से इसको एक्सपैंड करोगे तो z माइनस एक्स टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो z माइनस एक्स को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये आ गया, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर फिर यहाँ से x कॉमन लोगे तो z माइनस वाई आ जाएगा, फिर यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो z प्लस वाई जेड माइनस वाई, तो वहाँ से z माइनस वाई को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो लास्ट में जो है मेरे पास, फिर यहाँ से माइनस को बाहर ले लिया, ठीक है। तो लास्ट में मेरे पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और फिर ये z माइनस एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, और फिर लास्ट में जो ये x प्लस वाई प्लस जेड टर्म बचेगा, ठीक है। अब इसको सेम चीज़ को फैक्टर के फॉर्म में कैसे सोचेंगे, तो अगर मेरा x जो है y के इक्वल हो गया तो ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम इक्वल हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई जो है इसका फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो x माइनस वाई जो है इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर y और z इक्वल हो गया तब फिर ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो y माइनस जेड इसका फैक्टर होना चाहिए। फिर अगर z और x इक्वल हो जाएगा तब फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो z माइनस एक्स भी इसका फैक्टर होना चाहिए। अब डिग्री के बारे में सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे एक्सपैंड कर देता तो y टाइम्स जेड क्यूब, है ना, तो 3+1 4 डिग्री का होना चाहिए था आंसर। लेकिन अगर मैं बस ये 3 टर्म लूँगा तो यहाँ पर तो 3 डिग्री का है, तो और एक टर्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि सिमेट्रिक हो एक्स वाई जेड में, ठीक है। सिमेट्रिक वाला समझ में नहीं आया तो अगर मैं x के जगह पर y रख दूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, पहला और y की जगह पर x रख दूँ, है ना, तो पहला और दूसरा कॉलम चेंज हो जाएगा बस, तो जो भी वैल्यू आएगा वो बस माइनस टाइम्स हो जाएगा जो भी इनिशियल वैल्यू था, ठीक है। तो ये सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिक ही है, ठीक है। तो तीसरा टर्म जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड है तो आप इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, है ना, y की जगह x रख दो, x की जगह y रख दो, तो सेम ही चीज़ बचेगा। तो और एक टर्म जो वो सिमेट्रिक होना चाहिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो इसको याद रख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। सिमेट्रिक टर्म कौन सा होगा वो भी लेने का एक तरीका है, लेकिन वो एडवांस लेवल का ज़्यादा हो जाएगा तो उसको अभी रहने देते हैं। तो या तो इसको इस तरीके से डिराइव कर लो, है ना, और फिर ये रिजल्ट जो है दिमाग में याद रख सकते हो। फिर उसके बाद और एक की ये फॉर्म है कि 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो फिर से मैं बोलूँगा वीडियो पॉज करो, खुद से करो। तो पहला कॉलम को फिक्स कर दो, फिर C2 माइनस C1 C3 माइनस C1, तो 1 0 0 है ना, फिर यहाँ पर ये माइनस वाला ये सारा टर्म आएगा, फिर इसके अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है ये सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको खुद से सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। बस हम लोग ये देख लेना खुद से। तो लास्ट में कुछ इस टाइप का टर्म बच जाएगा कि y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई वाई जेड प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि x और y अगर इक्वल हो गया तब फिर क्या ज़ीरो हो जाएगा, तो x माइनस वाई एक फैक्टर हो गया, है ना। फिर अगर z और x इक्वल हो गया तो z माइनस एक फैक्टर हो गया, y और z इक्वल हो गया तो y माइनस जेड एक फैक्टर हो गया। लेकिन इसको एक्सपैंड करेंगे तो 2+3 मतलब y2 टाइम्स z3, तो 5 डिग्री का होना चाहिए। तो और एक हमें सिमेट्रिक में चाहिए यहाँ पर 2 डिग्री का, ठीक है। तो वो वाई जेड प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आया है हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर मेरे पास ये है ना 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस वाई एक फैक्टर होना चाहिए तो वो, फिर वाई माइनस जेड एक फैक्टर होना चाहिए वो, और फिर जेड माइनस एक फैक्टर होना चाहिए वो। क्यों फैक्टर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर जेड की जगह एक्स रख दो तो दो कॉलम सेम हो जाए तो जीरो होना चाहिए, तो यहाँ भी जीरो हो रहा है, यहाँ भी जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। तो या तो एग्ज़ाम में आएगा तो या तो पूरा डिराइव कर सकते हो फटाफट, या फिर ऐसे सोच सकते हो फैक्टर के टर्म्स में, या फिर सीधा इसको याद कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा टाइम जो है वो आपका बच सकता है। फिर इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा, 1 1 1 एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब है अगर, तो फिर यहाँ पर 4 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो ये फैक्टर्स तो रहेंगे ही, एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर और एक ये ऐड हो जाएगा लीनियर, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, तो यहाँ पर 5 डिग्री का होना चाहिए। तो एक तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 डिग्री आ गया, और फिर 2 डिग्री लाने के लिए और एक यहाँ पर सिमेट्रिक टर्म आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो इसको या तो याद रख सकते हो, टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर डिराइव कर लेना वहाँ पर, ठीक है। लेकिन याद रखोगे तो टाइम बचेगा। अब और एक इसका वेरिएशन क्या है कि 1 1 1 है एक्स वाई जेड है, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरा वाला रो है वहाँ पर वाई जेड एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये
और ये जो है सेम चीज़ है। इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर वाई जेड है, एक्स मिसिंग है ना। तो क्या करो कि ये जो पहला कॉलम है इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक्स को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो एक्स और एक्स कैंसिल होकर सेम चीज़ आ जाएगा। फिर ये जो दूसरा वाला है यहाँ पर एक्स जेड है, वाई नहीं है, तो दूसरे कॉलम को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाहर में डिवाइड कर दो वाई से, तो वाई वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, ठीक है। फिर यहाँ से जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, और फिर जेड से यहाँ पर डिवाइड, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो तीसरा वाला है यहाँ से एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, तो फिर एक्स वाई जेड बाई एक्स वाई जेड हो गया, तो वो वन हो गया, है ना। और फिर यहाँ पर वन 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 है, तो एक बार इसको एक्सचेंज किया कि वन 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 यहाँ आ गया, एक्स वाई जेड यहाँ आ गया, फिर एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड को जेड स्क्वायर को एक्सचेंज कर दिया, तो दो बार एक्सचेंज किया तो साइन भी प्लस ही रहेगा, तो फिर से मेरे पास सेम डिटरमिनेंट आ गया, ठीक है। तो फिर से सेम फार्मूला आ गया, ठीक है। तो इसका भी यही फार्मूला है, ऐसे दिमाग में रख सकते हो, या फिर ये और ये सेम डिटरमिनेंट है, इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स हैं। एक तो ये सिमेट्रिक वाला है, ठीक है, और ये आता कब है कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में एक ये इक्वेशन आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ आई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन हो गया। तो इसमें अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिटरमिनेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ए है, बी है, सी है, तो वो डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, और फिर इधर सिमेट्रिक हो गया ये एच जी एफ, ठीक है। तो एच फिर जी फिर एफ, ठीक है, और फिर यहाँ पर एच जी एफ। तो सिमेट्रिक मतलब क्या कि वन टू, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो टू वन में है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फिर यहाँ पर जी आ गया, मतलब वन थ्री, तो थ्री वन, तो यहाँ पर जी आ गया। फिर यहाँ पर एफ है टू थ्री, तो थ्री टू में एफ आ गया, ठीक है। तो इसको जो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, या फिर इसको सिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको, इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखते हैं लोग, क्योंकि कोऑर्डिनेट में भी काम आता है, ठीक है। फटाक से आप बोल सकते हो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर इसको याद रख लिया डिटरमिनेंट, और फिर इसका फॉर्मूला बस इसको एक्सपैंड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स बी सी माइनस एफ एफ स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस एच टाइम्स एच सी माइनस एफ जी, है ना। फिर उसके बाद प्लस जी टाइम्स एच एफ माइनस बी जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी, तो ए बी सी आ गया है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद एफ जी एच, तो एक बार यहाँ से एफ जी एच आ जाएगा, ठीक है। फिर एक बार यहाँ से एफ जी एच आ जाएगा, तो टू एफ जी एच, फिर माइनस ए एफ स्क्वायर जो है वो, फिर माइनस बी जी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और फिर माइनस सी एच स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये भी काफ़ी लोग जो हैं वो याद रखते हैं, क्योंकि ये कोनिक्स में भी काम आता है, ठीक है। तो या तो डिटरमिनेंट को याद रख लो, और एक देखते हैं, इसको सर्कुलेंट कहते हैं। सर्कुलेंट का मतलब क्या है कि जैसे पहला वाला जो रो है उसमें अगर हम लोगों ने ए बी सी लिखा, ठीक है, तो फिर हम लोग सेम ऑर्डर में थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कि बी सी ए लिख दिया, है ना। तो जैसे ए बी सी, है ना, तो ए से बी गए, बी से सी, फिर सी से ए, है ना। तो ए बी सी लिखा, फिर हम लोगों ने क्या लिख दिया, बी सी ए, है ना। तो सेम साइकिल फॉलो कर रहे हैं, तो बी सी ए, ठीक है। फिर उसके बाद सी से स्टार्ट किया तो सी ए बी, ठीक है। तो यही फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो इसको जो सर्कुलेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए सी बी आ गया, यहाँ पर बी बी सी सी ए ए, तो ये भी सॉर्ट ऑफ आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। फॉर्मूला कैसे आएगा, एक्सपैंड कर दो, तो ए टाइम्स बी सी माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस सी टाइम्स बी ए माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी सी, यहाँ से ए बी सी, यहाँ से ए बी सी, तो थ्री ए बी सी, फिर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है याद रख सकते हो, नहीं तो एग्ज़ाम में आ गए तो सीधा इवेलुएट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी है ना, बी सी है, सी ए बी, तो अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐड कर देता हूँ इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी फिर से आ जाएगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा,
ठीक है, फिर ये जो 2 है वो सेम। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ये 1 1 1 और फिर ये आ गया। तो जैसे ही 1 1 1 दिखा, फिर रो 2 माइनस रो 1 करो, रो 3 माइनस रो 1 करो, है ना। तो 0 0 बना दिया, फिर ये कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे तो ये जो भी बचा है ये कि ये टाइम्स ये माइनस ये टाइम्स ये। ठीक है, फिर इसको लिख के यहाँ पर खुद से सॉल्व कर लेना, तो लास्ट में जो है ये बच जाएगा कि माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो या तो ये फॉर्मूला सीधा याद रख लिया, मैं दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, या फिर ये वाला टेक्निक याद रख लिया कि सम सेम आ रहा है तो सम कर दिया, है ना, तीनों यहाँ पर कॉलम्स को। ठीक है, और फिर उसको बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये सब कुछ रिजल्ट्स थे जो कि याद रखोगे तो एग्ज़ाम में जो है थोड़ा टाइम बच सकता है। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं कि एक मैट्रिक्स होता है स्पेशल जिसको कि हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो जैसे सिमेट्रिक देखा हम लोगों ने, तो सिमेट्रिक में क्या था कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट है, मतलब 1 2 है ना, तो 2 1 में सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो P है तो यहाँ पर P होना चाहिए, Q है तो यहाँ पर Q होना चाहिए, R है तो R होना चाहिए। मतलब AIJ जो है दैट शुड बी इक्वल टू AJI, है ना, मतलब एलिमेंट IJ जो है वो JI के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं डायगनल वाला लूँ तो डायगनल में तो क्या होता है, I इक्वल टू J होता है ना। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है कि अगर मैं AII लिख दूँ तो AJJ या फिर जो भी, मतलब A11 है ना इक्वल टू A11। ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली कुछ भी हो सकते हैं ये सिमेट्रिक वाले में। ठीक है, अब सिमिलर टाइप का चीज़ क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही रहेगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी है उसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर P है तो फिर ये माइनस ऑफ P आ जाएगा, ये अगर Q है तो ये माइनस Q यहाँ पर आ जाएगा, ये अगर मान लो कि माइनस R लिखा हुआ है तो ये माइनस ऑफ माइनस R आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक का खास बात क्या है कि AIJ शुड बी इक्वल टू माइनस AJI, है ना। तो लेकिन अगर मैं डायगनल वाला क्या देखूं तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, A11 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A11। तो कौन सा नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल है, बस 0, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है 2 इज इक्वल टू -2। तो बस इसके लिए क्या आ जाएगा कि डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 0 होने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का अगर मैट्रिक्स आपको दिख गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं, या तो सीधा एक्सपैंड कर दो वहाँ से 0 आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि डिटर्मिनेंट को मान लो मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका जो भी वैल्यू है, तो यहाँ पर ये है हमारा 0 PQ माइनस P0 माइनस R माइनस QR0। ठीक है, अब मैं क्या सोच सकता हूँ कि मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तीनों रो को। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो -1 टू द पावर क्यूब और फिर मैंने माइनस से जो है तीनों रो को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -P माइनस Q, है ना, फिर यहाँ पर P यहाँ पर R फिर Q माइनस R और बाहर में -1 टू द पावर 3 मतलब माइनस। तो लास्ट में ये डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, तो ये डिटरमिनेंट आएगा माइनस ऑफ दिस। तो अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा तो ये आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज लेने पे तो सेम ही रहेगा डिटरमिनेंट, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है वो सेम आ गया, है ना, ये डिटरमिनेंट सेम आ गया। तो क्या आ गया यहाँ पर कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो इसका मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये सॉर्ट ऑफ प्रूफ जो है आप समझ सकते हो। ठीक है, इसको तो स्क्यू सिमेट्रिक अगर कहीं पे दिख गया आपको तो उसका जो है डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस कर लिया कि डिटरमिनेंट्स को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, कि ये डिटरमिनेंट है ये डिटरमिनेंट है तो ऐड करना है तो हम लोग 2 कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है, फिर यहाँ पर 0 5 3 है, यहाँ पर 0 5 3 है, तो ये दोनों सेम है। तो ये दोनों को सेम यहाँ पर लिख देंगे, है ना, 1 2 3 0 5 3। फिर तीसरा जो बचा उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो 6 - 3 टाइम्स 3, 7 - 4 टाइम्स 3, 8 + 2 टाइम्स 10। ठीक है, तो ये नहीं कि 1 + 1 यहाँ पर 2 लिख दिया, 2 + 2 4 लिख दिया, वैसे नहीं। मतलब बस एक रो जो है या फिर कॉलम उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बाकी दोनों जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे पास कुछ डिटरमिनेंट ऐसा आ गया डेल्टा R, मतलब ये R का फंक्शन है। तो यहाँ जो पहला रो है वहाँ पर कुछ एक फंक्शन आ गया F1R F2R F3R, और ये जो ABCDEF है ये सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मेरे को ये चाहिए डेल्टा 1 + डेल्टा 2 + डेल्टा 3 सो ऑन अप टू डेल्टा n, मतलब समेशन ऑफ डेल्टा R फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो उसमें सोचोगे अगर तो क्या होगा कि एक बार F11 F21 F31 आएगा, फिर प्लस
वहाँ पर F1 2 F2 2 है ना, F3 2 आएगा। तो वो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा कि दोनों रो ये वाले तो सेम होंगे ABCDEF, और यहाँ पर क्या आ जाएगा F11 प्लस F12 है ना, फिर F21 प्लस F22, फिर F31 प्लस F32। वैसे ही अगर मैं 3 लूँ तो F11 प्लस F12 प्लस F13 आएगा, 4 लूँ तो 4 आएगा है ना, फिर n ले लूँ तो F11 प्लस F12 प्लस सो ऑन अप टू F1n आ जाएगा। तो समेशन अगर लेना है तो समेशन को यहाँ पर डाल सकते हैं कि समेशन ऑफ F1R R फ्रॉम 1 to n, फिर समेशन F2R R फ्रॉम 1 to n, समेशन F3R R फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये सब पे अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में तो थोड़ा लाइकलीनेस कम है। ठीक है, तो एडवांस्ड वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कर क्या रहे हैं कि हम लोग मतलब 2 कांस्टेंट है रोज़ है ना, तो एक ये जो रो है इसके अलॉन्ग समेशन ले लिया। ठीक है, अब समेशन और इंटीग्रेशन सिमिलर चीज़ होता है। समेशन हम लोग का डिस्क्रीट में होता है, और फिर अगर उसी में हम लोग लिमिट समथिंग टेंडिंग टू ज़ीरो ये कर दें, मतलब कंटिन्यूस स्पेस में चले जाए तो इंटीग्रेशन आ जाता है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो फिर ये जो है ये यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है कि डिटरमिनेंट जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो उसका मतलब 2 रो जो कांस्टेंट है और फिर यहाँ पर एक रो जो है वो एक्स के फंक्शन है। तो अगर मेरे को इंटीग्रेट करना है तब फिर वो रो को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब सेम चीज़ डेरिवेटिव में क्या होता है कि मान लो डेल्टा एक्स है और ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स हैं। ठीक, F1 x है, F2 x है, F3 x है ना, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, मतलब मैंने बस जल्दी जल्दी के लिए F1 F2 F3 लिख दिया, लेकिन ये सारे जो है फंक्शन ऑफ एक्स है, वैसे सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर मेरे को डेरिवेटिव लेना है तब मैं क्या करूँगा कि एक बार क्या किया कि ये दोनों जो रोज हैं इसको कांस्टेंट मतलब सेम रख दिया, और पहला वाला जो था उसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर प्लस क्या करेंगे, पहले वाले को तीसरे वाले को सेम रख दिया, और फिर ये जो दूसरा वाला है उसको डेरिवेटिव कर दिया। फिर पहला और दूसरा को सेम रख दिया, फिर तीसरे वाले का जो है वो डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, तो इस टाइप से डेरिवेटिव कर सकते हो। तो ये अभी हम लोग सारा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और फिर बाद में जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो एक रह गया है वो ये है कि दो मतलब डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर डिटरमिनेंट हम लोग मैट्रिक्स A मल्टीप्लाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स B कर रहे हैं तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो अगर जब भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B करना है ना, डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग इंटू डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, तो इसको ऐसे सोच सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस, है ना, तो A इंटू B, वैसे सोच सकते हो। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं कि रो टाइम्स कॉलम लेते हैं, है ना, फिर रो टाइम्स कॉलम, तो वैसे करके कर सकते हो कि रो कॉलम को ले लिया, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर मैं ट्रांसपोज भी ले लूँ तो सेम ही चीज़ होता है ना, कि डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज जो है वो भी सेम ही रहेगा। तो या तो मैं रो टाइम्स कॉलम करूँ या फिर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, तो रो टाइम्स रो हो जाएगा, वो भी सेम ही चीज़ आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है मतलब यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ कि हम लोग जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक रो ले लिया, है ना, तो इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो। ठीक है, x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर इसका और ये रो का, ठीक है, तो b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3, फिर c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3, मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये वाला लो, है ना, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर ये वाला जो है इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने क्या बोला कि रो रो हम लोग कर रहे हैं, है ना। सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, रो टाइम्स कॉलम, मतलब कि x1 x2 x3, और फिर ये वाला जो है इसको ले लिया डॉट प्रोडक्ट, तो a1 x1 प्लस b2 प्लस b1 x2 प्लस c1 x3, फिर इसका ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, तो या तो रो कॉलम कर सकते हैं, रो रो कर सकते हैं, कॉलम कॉलम कर सकते हैं, कॉलम रो कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बी सेम ही चीज़ होता है। ठीक है, तो या तो रो रो सोचो या तो रो कॉलम सोचो, है ना, तो वो हम लोग बस ट्रांसपोज के साथ जो वो खेल रहे हैं। ठीक है, और जब भी इस टाइप से सोचना है तो इसको ऐसे सोचो कि ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया, तो दोनों का हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं।
ठीक है, लेकिन हम लोग ट्रांसपोज का भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसलिए रो रो कॉलम 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 रो ये सारा जो है कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है, अगर इसका कहीं पर देखेंगे हम लोग जेई मेंस में अगर पूछा गया है तब फिर हम लोग इसको यूज़ करेंगे, नहीं तो जेई एडवांस्ड के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब एक लास्ट इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट का या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। तो ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, है ना, कि अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और फिर मैंने क्या बोला था कि मैं इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ठीक है, C11 C12 C13 फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33, और फिर मैंने बोला था कि ये मैट्रिक्स में हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, है ना, C11 C12 C, मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि C11 C12 ये कॉलम में हो जाएगा, ये कॉलम में, तब फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, है ना, ये हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में। अब अगर मान लो कि मैं डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ इसका कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेम चीज़ है कि इसको ऐसे लिखो C11 C12 C13 या फिर इसका ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दो, है ना, डिटर्मिनेंट में फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो इज इक्वल टू उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं कि हम लोग या तो इसको ऐसे सोचो कि ये मैट्रिक्स टाइम्स ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रो टाइम्स कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या फिर सीधा यहाँ पर हम लोग क्या सोच सकते हैं कि हम लोग दो डिटर्मिनेंट को रो रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया, है ना, तब फिर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि दूसरे कॉलम का कोफैक्टर के साथ हम लोग ले रहे हैं। या फिर इसका और इसका ले लिया तीसरे वाले के, तब फिर ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा, है ना, फिर ये वाला जो है इसका इसके साथ लिया तो ज़ीरो, इसका इसके साथ लिया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका इसके साथ लिया तो ज़ीरो, फिर ज़ीरो ज़ीरो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तीन, मतलब ये आपका डिटर्मिनेंट है, तब फिर ये जो बाहर निकलेगा तो ये क्यूब बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर समझ लो कि मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट को पूरा कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो फिर वो वन ही रहेगा पावर, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट है तब फिर वो हर रो से जो है कॉमन निकलेगा बाहर, है ना, तब फिर वो क्यूब हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्यूब बन के निकला डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में वो बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर ये जो है ये क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है ये काफ़ी यूज़फुल है, तो इसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ कि, और ये सब मतलब मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आप लोग को लग रहा होगा लेवल, तो एडवांस्ड में जो काफ़ी काम आएंगे। तो मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, तो इसका मैंने स्मॉल डी लिख लिया इसको डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये मैट्रिक्स के जगह पर इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, C11 C12 सोन अप टू C1n, मतलब एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दिया सारा, और इसका जो डिटर्मिनेंट है इसको मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने इवेल्युएट किया वो क्या किया था कि d इंटू डी अगर मैं कर दूँ, स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, मतलब ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई ये डिटर्मिनेंट, तो वो क्या आ जाएगा कि मेरा सारा जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें मेरे को डिटर्मिनेंट आ जाएगा ये वाला, है ना, स्मॉल डी, और फिर बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो, है ना, तो ये मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं बाहर, तब फिर वो क्या आ जाएगा d टू द पावर n, है ना। अभी जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोगों ने 3 डिग्री के लिए देखा था या फिर 3 ऑर्डर के लिए देखा था, तो वो सेम चीज़ होगा, है ना, कि हम लोग इसका और फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैसे सोच सकते हो, है ना, रो रो डॉट प्रोडक्ट ले रहे तो वो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसका इसके साथ लेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे करते करते ये सारा ज़ीरो होगा, फिर ये दूसरे वाले में डी बचेगा, तो ऐसे करके जो है ये बस एक डायगोनल मैट्रिक्स बच जाएगा या फिर डिटर्मिनेंट। तो डी को यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, तो फिर वो क्या आ जाएगा, डी टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डी टू द पावर n आ जाएगा। तो डी इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू डी टू द पावर n, तो ये जो कैपिटल डी है वो क्या आ जाएगा, डी टू द पावर n माइनस 1।
ठीक है। ये सब चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है शायद, तो एडवांस में काम आएगा आपको। तो इसमें सोचना क्या है आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या किया रहता है कहीं कहीं पर कि आपको कोई एक डिटर्मिनेंट दे दिया, ठीक है, और फिर साथ में उसका कोफैक्टर मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालने दे दिया उस टाइप से, ठीक है। तो अगर ये चीज़ आपको पता है कि अगर कोफैक्टर लिखा हुआ है तब फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा कि ओरिजिनल का जो भी है ना, तो अगर ये n ऑर्डर का है ना, n क्रॉस n का है, तब फिर वो टू द पावर n-1, ठीक है। जैसे कि अगर मैं n का चलो 2 ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो ये कैपिटल D क्या हो जाएगा, d टू द पावर 2-1 है ना, तो ये d हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास 2/2 का ये है ना, ABCD, ठीक है। तो इसका अगर मैं ये लूँ कि कोफैक्टर लिखूँ तो a का कोफैक्टर क्या होगा, d है ना, तो d लिख लिया यहाँ पर। फिर ये वाला जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या होगा, c, लेकिन माइनस साइन के साथ है ना, तो फिर ये -c आ जाएगा। फिर इसका क्या होगा कि b, लेकिन माइनस साइन के साथ तो -b, और फिर इसका क्या होगा a, तब फिर ये a आ गया, ठीक है। तो ये कैपिटल D हो गया है ना कि कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट, और फिर ये ओरिजिनल जो भी था उसका डिटर्मिनेंट। तो ये क्या था, AD माइनस BC, ये क्या हो जाएगा AD माइनस BC, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, D इज़ इक्वल टू D, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 था ऑर्डर है ना, तो D इज़ इक्वल टू D टू द पावर 2-1 है ना, तो D आ गया, ठीक है। अब अगर 3/3 का लिखें, ठीक है, तब फिर D क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर आ जाएगा है ना, मतलब कैपिटल D जो है D का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर कोई भी जनरल n के लिए D जो है D टू द पावर n-1 आ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है इस पर आपको एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मेंस के हिसाब से आपको ज़्यादा समझ में नहीं भी आया तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है कि जो भी फार्मूला हम लोगों ने देखा डिटरमिनेंट का वो, ठीक है, और फिर जो भी सारा जो प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा था वो सारा प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को कि एक तो ये सारा का वही समरी बनाऊँ, 1 पेज समरी, ठीक है, और मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। ईमेल आईडी तो मेरा होगा आप लोगों के पास, तो ईमेल कर सकते हो 1 पेज समरी या 2 पेज समरी। तो ये डिटर्मिनेंट के लिए इतना हो गया, ठीक है। अब इसमें एक क्रेमर्स रूल भी आता है, ठीक है, वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो हम लोग जब मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तब उसको वहीं पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग मतलब ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट किया सारा, ठीक है, डिटरमिनेंट्स का हो गया इतना। अब जो है नेक्स्ट हम लोग मैट्रिक्स का जो है वो सारा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बस हो रहा है तो चिंता मत करो, पहले कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग 2019-2020 के सारे मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है वो सारे को समराइज़ करो अभी तक का, ठीक है, और 1 पेज समरी या 2 पेज समरी जो है लिख के मेरे को ईमेल करना। और जैसे हम लोग लॉजिकली सब कुछ समझते आ रहे हैं वैसे ही लॉजिकली समझो। मेरे को पता है कि आज का थोड़ा आप लोग के लिए इंटेंस हो गया होगा कॉन्सेप्चुअली, तो अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो, ठीक है। और ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपके एडवांस लेवल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो मेंस से थोड़ा ज़्यादा ऊपर ही था आज का वीडियो, तो समझ में नहीं आया पूरा तो कोई बात नहीं। तो चलो, तो इतना ही रखते हैं और फिर अगले वीडियो में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं।